एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल ऑल। दिस इज़ आंचल तिवारी और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो चैप्टर क्लास 12 की बुक है उसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर अगर आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड्स के लिए तो उसमें भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ अगर आप CVT में इसको एज अ डोमेन सब्जेक्ट लिया है तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्योग्राफी क्या होता है। Geography is the study of places and the relationship between the people and their environments. Geography is a subject which deals about the interaction between the man and environment. यानी कि ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं पीपल और इन्वायरमेंट के रिलेशनशिप के बारे में, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैन कैसे इंटरेक्ट कर रहा है इन्वायरमेंट के साथ, उन सब चीज़ों की हम स्टडी करते हैं। यानी कि ज्योग्राफी में अगर देखा जाए हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, प्लांट, एनिमल्स, हम खुद, ये हम सब किस में आते हैं, हम सब ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो इंटरेक्शन होगा नेचर के साथ, नेचर का हमारे साथ, इसी इंटरेक्शन की स्टडी को हम क्या कहेंगे, हम ज्योग्राफी कहेंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो दो ब्रांचेस होती हैं, एक हमारा फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये चैप्टर तो हमारा बेसिकली ह्यूमन ज्योग्राफी पे है, बट हम थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी भी देख लेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट और फिजिकल फीचर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे आसपास का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ग्लेशियर, ओशन, आइलैंड, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं हमारे इन्वायरमेंट में हमारे आसपास, वो सारी हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए फिगर में देखिए सारी चीज़ें जो भी हमारे आसपास की दी है, एस्टुअरी से लेके, हिल से लेकर, डिस्ट्रीब्यूटरी, रिवर, माउंटेन, ओशन, आइलैंड, सारी चीज़ें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी में आती हैं। फिर अगर हम बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द रिलेशनशिप between physical, natural and the human worlds, the spatial distribution of human phenomena and how they come about, the social economic differences between different parts of the world। यानी कि इस ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन का नेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है, वो कैसे इंटरेक्ट कर रहा है ह्यूमन, और साथ ही साथ ह्यूमन का जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ ह्यूमन रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे हैं, कैसे वो रह रहे हैं, किस लाइफ स्टाइल से वो रह रहे हैं, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस है वो कैसे हैं, कैसे जो है उनको जो फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे फिजिकल इन्वायरमेंट उनको इफेक्ट कर रहा है। जैसे जो माउंटेन पे रहते हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं, तो वहाँ का जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ना उनको इफेक्ट कर रहा है। जो डेजर्ट एरियाज़ में रहते हैं वहाँ पे उनकी लाइफ स्टाइल अलग है, उनके खाने पीने, रहने, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, सारी चीज़ें अलग हैं। तो कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं नेचर के साथ, ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी में देखते हैं। फिर अगर हम बात करें तो कई सारे जोग्राफर्स हैं जिन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की कई सारी डेफिनेशंस दी है। ये डेफिनेशन अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने अगर आंसर में आप ये डेफिनेशन दे देंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और अगर आप CVT की प्रिपरेशन कर रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट के लिए तो MCQ में आपको ये डेफिनेशंस दे के पूछ सकते हैं कि ये किस जोग्राफर की है। तो अगर आपको पढ़े रहेंगे आप तभी आप उनको बता सकेंगे कि किस जोग्राफर की है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पहली डेफिनेशन दी है वो किस दी है, रेड्जल ने। रेड्जल बताते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द सिंथेटिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड अर्थ सरफेस। रेड्जल बताते हैं कि जो ह्यूमन ज्योग्राफी है ये स्टडी करता है रिलेशनशिप किसके बीच में, ह्यूमन सोसाइटीज़ और अर्थ के सरफेस के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसकी सिंथेटिक स्टडी को ये कहते हैं कि यह ह्यूमन ज्योग्राफी है। इसमें क्या हो रहा है, हम इस पे ये सिंथेसिस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में कैसे रिलेशनशिप जो है सिंथेसाइज हो रहे हैं, कैसे उसको हम आगे देख रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करें LNC सैम्पल की, तो ये हमारी डेफिनेशन देते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। LNC सैम्पल बताते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी में हम स्टडी करते हैं मैन की, जो कि अनरेस्टिंग है, यानी कि वो चेंज हो रहा है,
अनस्टेबल अर्थ यानी कि अर्थ भी चेंज हो रही है, और चेंजिंग रिलेशनशिप यानी कि उनका जो रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो रहा है। यानी कि हम इसमें हम बात करते हैं जो मैन जो चेंज होते हुए मैन की और चेंज होते हुए अर्थ की, और उनके जो रिलेशनशिप जो चेंज हो रहा है इसकी स्टडी हम करते हैं। तो हम ह्यूमन जोग्राफी की स्टडी करते हैं। एलन सैम्पल ने इस डेफिनेशन में डायनेमिज्म पे ज़्यादा फोकस किया है, यानी कि वो बताते हैं कि चेंज कैसे हो रहा है, उनका रिलेशनशिप कैसे चेंज हो रहा है, मैन कैसे चेंज हो रहा है, और अर्थ भी कैसे चेंज हो रही है। फिर अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखें तो इसमें पॉल विडाल डी ला ब्लाश इसमें ये बताती हैं कि कॉन्सेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम अ मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर अर्थ एंड द रिलेशन बिटवीन द लिविंग बींग्स विच इनहेबिटेड। इसमें पॉल विडाल डी ला ब्लाश ये बताती हैं कि जो अगर हम फिज़िकल लॉज जो हमारे अर्थ को गवर्न कर रहे हैं उसकी स्टडी कर लें, और साथ ही साथ उसका जो अर्थ का जो रिलेशन है लिविंग बींग्स के साथ जो यहाँ पे रह रहे, चाहे वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल या फिर ह्यूमन ही खुद क्यों ना हो, अगर हम इनकी स्टडी करते हैं तो इनको हम ह्यूमन जोग्राफी में बताते हैं, ह्यूमन जोग्राफी में रखते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताती हैं कि इनके जो स्टडी है, इनके जो रिलेशनशिप की जो स्टडी है, इसको हम नए नए तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कोई एक ही तरीका नहीं है जिससे सब स्टडी करते हैं, इसको हम अलग अलग तरीके से अलग अलग रिलेशनशिप को हम समझ सकते हैं। तो इसमें ये न्यू कॉन्सेप्शन पे फोकस कर रही है कि ह्यूमन और अर्थ का जो रिलेशनशिप का जो है उसको हम नए नए कॉन्सेप्शन के थ्रू हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स की, ह्यूमन बींग्स के नेचर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जोग्राफी इज़ द study about interrelationship between physical environment and socio-cultural environment created by human beings through mutual interaction with each other। यानी कि जो ह्यूमन जोग्राफी है इसमें हम फिज़िकल इन्वायरमेंट और जो सोशो कल्चर इन्वायरमेंट जो ह्यूमन बींग्स क्रिएट करता है उसका जो इंटर रिलेशनशिप है उसकी स्टडी करते हैं। यानी कि हम इन्वायरमेंट से या हम नेचर से क्या ले रहे हैं या फिर नेचर को क्या दे रहे हैं, साथ ही नेचर हमसे क्या ले रहा है, क्या हमको दे रहा है, उसकी जो इंटर रिलेशनशिप की जो स्टडी है यही हमारा ह्यूमन जोग्राफी का नेचर है। इसमें अगर हम देखें फिज़िकल इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है, तो फिज़िकल इन्वायरमेंट में हमारा आता है लैंड फॉर्म हो गया, सॉइल हो गया, क्लाइमेट हो गया, वाटर हो गया, नेचुरल वेजिटेशन हो गया, फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी फिज़िकल इन्वायरमेंट में आती हैं। ठीक है। और फ्लोरा फाउना क्या होता है, फ्लोरा हम सारे प्लांट्स को डिनोट करते हैं और एनिमल्स को हम फाउना से डिनोट करते हैं, इसलिए हमने फ्लोरा फाउना यूज़ किया है। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम देखें कि ह्यूमन बींग्स कौन सा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, तो ह्यूमन बींग्स का जो इन्वायरमेंट में हाउसेज आते हैं, विलेजेस आते हैं, सिटीज़ आते हैं, रेल रोड नेटवर्क्स आते हैं, इंडस्ट्रीज़ आती हैं, फार्म्स आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, हमारे डेली यूज़ के आइटम्स आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं जो ह्यूमन बीइंग नेचर का यूज़ करके, फिजिकल इन्वायरमेंट का यूज़ करके हमें अपने लिए क्रिएट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमारा ह्यूमन जोग्राफी के नेचर में आती हैं। फिर अगर हम बात करें नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में अगर हम बात करें तो हम ये देखते हैं कि हम नेचर को एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ लिविंग बीइंग हम ट्रीट करते हैं। हम उसको एज अ नॉन लिविंग थिंग नहीं मानते, हम उसको ऐसा मानते हैं कि उसमें भी लाइफ है, उसमें भी वो भी जो है हमारे ही तरह, ह्यूमन की ही तरह इस अर्थ पे रह रही है। तो उसके लिए हम कई सारे ह्यूमन वर्ड्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे फेस ऑफ द अर्थ। फेस तो हम नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ करते हैं, बट उसको हम अर्थ के लिए, यानी अर्थ जो हमारी नेचर है, जो हमारी इन्वायरमेंट है, उसके लिए यूज़ करें। जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म, जो अगर हम बात करें आई ऑफ द स्टॉर्म, आई में देखा जाए तो ये जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म ऐसे आता है ना, तो जहाँ से स्टॉर्म शुरू होता है, यहाँ पे जहाँ पे लो प्रेशर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आई। ठीक है, आई ऑफ द स्टॉर्म। फिर हम देखते हैं माउथ ऑफ द रिवर। रिवर जब अपना जहाँ पे ओशन में मिलती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं माउथ ऑफ द रिवर। माउथ हो गया स्नाउट ऑफ द ग्लेशियर, नेक ऑफ द स्थमस, प्रोफाइल ऑफ द सॉइल। तो ये सारे वर्ड्स क्या है, ये दिखाते हैं कि हमने नेचर को का ह्यूमनाइजेशन कर दिया, यानी कि नेचर को हम एज अ ह्यूमन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब यही है कि ह्यूमन हमारा नेचर के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने रिसोर्सेज के लिए, अपनी सभी ज़रूरत की चीज़ों के लिए। वो उसको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो नेचर से ही मिलती हैं। तो ह्यूमन क्या हो रहा है, नेचर के साथ घुलता मिलता रहता है, उसको नेचर को समझने की कोशिश करता है कि उसको समझेगा तभी उसको पता चलेगा कि कैसी चीज़ें क्या हो रही हैं। जैसे हमें पता चला कि
मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि रोज़ का प्लांट हमने देखा, उसको समझा, उसकी स्टडी की, हमने उसको जाना कि जो रोज़ का प्लांट है उसको हम स्टेम के थ्रू हम अगर लगाएं तो वो ग्रो कर सकता है। तो क्या है, हमने पहले नेचर को समझा ना, खुद को उसी में शामिल किया, खुद को उसमें घुलाया मिलाया, तभी तो हम उसको जान सकते हैं। तो ये हमारा नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस आता है। इसमें अगर हम देखें कि जैसे कई सारी चीज़ें जो हमने की, जैसे हमने हीट फायर की जो डिस्कवरी की, वो हमने ऐसे ही नहीं कर ली, हमने पहले नेचर को समझा कि दो पत्थर को अगर हम रगड़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा चिंगारी निकलेगी, उस चिंगारी से हम आग लगा सकते हैं या फिर आग हम बना सकते हैं। तो पहले हमने नेचर को समझा ना कि दो पत्थर को रगड़ने से क्या होता है, पहले हमने उसको जाना, तभी तो हमने क्रिएट किया। नहीं जानते तो हम नहीं क्रिएट कर पाते, नहीं कुछ डिस्कवर कर पाते। फिर है कि हमने जब प्रॉपर हमने डीएनए के बारे में स्टडी की, पहले क्या होता था, हमें डीएनए में नहीं पता था, तो कई सारे डिजीज़ से हमारी डेथ हो जाती थी। पर जब हमने धीरे धीरे डीएनए के बारे में पढ़ा, जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा, उसको जाना कि कैसे होता है ये, तभी तो आज हम कई सारे डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं, उनके लिए वैक्सीन्स डेवलप कर सकते हैं, मेडिसिन डेवलप कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा, उसको नेचर को जाना, तभी तो हमने किया ये सब। तो ये सब नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में आता है। अभी एक है कि अंडरस्टैंडिंग द लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स। एरोडायनामिक्स जो हम पहले देखे होंगे, समझे होंगे कि एयर में एटमॉस्फेयर में कैसे हमारा बर्ड्स उड़ रही हैं, कैसे उनका उड़ने का तरीका, उनका वेट लाइट है, उनके कैसे वो उड़ रही हैं। तो सब चीज़ें जानने के बाद ही तो हमने एरोडायनेमिक्स डेवलप की है, तभी हम इतने फास्ट प्लेन्स को बनाने में कैपेबल हो पाए हैं। अगर हम नहीं समझे होते, नेचर को नहीं जाने होते, तो हम नहीं कर पाते। तो यही चीज़ है कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की। जैसे मैंने बताया कि जो ह्यूमन है वो नेचर को समझने के साथ ही उसमें अगर टेक्नोलॉजी और स्किल्स का यूज़ करता है तो वो नेचर को चेंज करके बना लेता है, अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेता है। बट हम पुराने टाइम में देखें प्रिमिटिव ओल्ड सोसाइटी में, तो उसमें देखते हैं कि वो ह्यूमन जो है खुद को नेचर के सामने कमज़ोर मानता था। वो कहता था कि जो कुछ है नेचर ही है, हम नेचर के सामने हमें झुकना ही पड़ेगा, नेचर हमसे क्या है, बड़ा है, हम नेचर का कुछ नहीं कर सकते पर नेचर हमारा बहुत कुछ कर सकता है। जैसे बारिश आती थी तो बाहर ही नहीं जाता था, क्योंकि जा ही नहीं सकता है, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे तो थी नहीं कि वो छाता ले ले या फिर कार ले ले चला जाए बाहर। तो उस टाइम पे क्या था, अगर बारिश है तो वो नहीं जाता था, वो नेचर की को मानता था कि नेचर हमसे ज़्यादा ताकतवर है उस टाइम पे। ठीक है, और साथ ही साथ कभी कोई भी दिक्कत होती थी तो वो नेचर की पूजा करता था कि नेचर ही उनको प्रोटेक्ट करेंगे। से वो क्रॉप्स को ग्रो करते थे। बारिश नहीं हुई तो फिर वो चाहते थे कि बताओ नेचर ही सब कुछ कर सकता है। उनके पास इतना स्किल नहीं था, नॉलेज नहीं था कि हम इरिगेशन सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। तो वो ये क्या दिखाता है कि नेचर को वो अपने से बड़ा मानते थे, अपने से ऊपर मानते थे और उनकी पूजा करते थे, उनको उनसे ही डायरेक्टली अडेप्ट करते थे खुद को नेचर के अकॉर्डिंग। जैसे आज है हमारे बाहर ठंडी हो रही, बट हम अभी बैठ के घर में हीटर जला के बैठे, पर उस टाइम पे नहीं था, वो ठंडी रहती थी तो वो अंदर रहते थे, वो कुछ कर नहीं सकते थे ठंडी का, वो गर्मी नहीं उस टाइम पे ले पाते थे। तो क्या थे, खुद को अडाप्ट करते थे खुद को कि कैसे वो उस नेचर में उस टाइम पीरियड में कैसे वो रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या थी, टेक्नोलॉजी बहुत ही लो थी, और जो ह्यूमन का जो डेवलपमेंट था वो भी स्टार्टिंग फेज में था, वो भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हमारा क्या आता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म आता है। ठीक है, इसमें क्या था, टेक्नोलॉजी बहुत ही कम थी, बहुत ही लो टेक्नोलॉजी थी, ह्यूमन एक्टिविटी जो कम्प्लीटली नेचर के द्वारा ही डिटरमाइन करिए। अगर नेचर में अगर गर्मी ज़्यादा है तो वो कुछ नहीं, वो उसको फिर वैसा प्यासा रहना पड़ेगा या फिर कहीं दूर से जाके पानी ही लाना पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, और इसी वजह से वो पुराने टाइम में नेचर को की पूजा करते थे कि भगवान अगर हम पूजा करेंगे तब बारिश हो जाएगी हमारे क्रॉप्स के लिए, नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें उनका मानना था। वो नेचर के बारे में सुनते थे, उनसे डरते थे, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में आती है, जिसमें हम मानते थे लोग कि नेचर सबसे ज़्यादा ताकतवर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हम उनके सामने कुछ नहीं है, हमें उनकी पूजा करनी है और उन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या था, ये डायरेक्ट डिपेंडेंट थे, उसको वो मदर नेचर कहते थे। मदर नेचर नहीं कि वो एक तरीके से हमारी माँ है जो हमारी चीज़ों की पूर्ति करेगी। ठीक है,
फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि पॉसिबिलिज्म में, यानी कि वो कहता है कि ह्यूमन जो है धीरे धीरे इन्वायरमेंट को समझने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो नेचर को समझ रहा है। तो नेचर को समझने के साथ साथ उसके पास टेक्नोलॉजी भी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी आ रही है, ताकि वो, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है। अब वो अ, अब वो ह्यूमन नेचर के डिपेंडेंट नहीं है, अब वो नेचर को भी अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करने लगा है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है जिससे कि वो नेचर से या इन्वायरमेंट से रिसोर्सेस ले सके। वो एक्टिविटीज़ का हर कई तरह की एक्टिविटीज़ कहीं पे भी करता है। जैसे पहले माउंटेन्स पे हम रेल या फिर रोड नहीं बना सकते थे, पर आज हम माउंटेन पे भी रेल रोड बना दे रहे हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि नेचर के अकॉर्डिंग रुके कि हाँ नेचर बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं करना तो हम रुक जा रहे हैं, नहीं, हम वहाँ पे भी चीज़ें कर रहे हैं। हम नेचर को चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि माउंटेन पे भी घर बना ले रहे हैं, जबकि माउंटेन पे तो पॉसिबल ही नहीं घर से बनाना, पुराने टाइम पे लोग नहीं बना पाते थे, पर आज हम क्या है, माउंटेन पे घर भी बना ले रहे हैं। इवन हम जाके आइलैंड पे भी घर बना रहे हैं। आइलैंड पे तो रहना ही पॉसिबल नहीं था पुराने टाइम में, क्योंकि आसपास तो सॉल्टी वाटर है, तो पानी कैसे पीते। बट आज हम इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि हम पानी को प्योरीफाई करके पी सकते हैं। तो क्या है, हम नेचर को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर रहे हैं। अगर हम इसमें देखें तो लोग क्या करें, नेचर को समझना शुरू किया, उनके फोर्सेस को समझना शुरू किया। ठीक है, धीरे धीरे वो नेचर से रिसोर्सेज ऑब्टेन करने लगे। टेक्नोलॉजी आई तो उसको, नेचर को मॉडिफाई करने लगे। ठीक है, जैसे हेल्थ रिजॉर्ट्स हाईलैंड पे बनाने लगे, प्लेन एरियाज़ में, सी पोर्ट में, कोस्टल एरियाज़ में सैटेलाइट्स उन्होंने डेवलप की कि हम पहले ही प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि यहाँ बारिश होने वाली है। एग्जैक्टली हम प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं ना कि हाँ कल बारिश होने की संभावना है, तूफान आ रहा है तो हम पहले से ही प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं तूफान आने वाला। पहले तो ऐसा था नहीं, उनको पता भी नहीं चलता, तूफान आता तो उनका सब चीज़ बर्बाद हो जाता था पुराने टाइम पे। पर आज हम उसको रोक सकते हैं, पहले से हम इतना अच्छे से प्रोविजंस कर सकते हैं कि हम बच सकें उससे। तो सारी चीज़ें क्या है, ये बताती हैं कि ह्यूमन इन्वायरमेंट से ज़्यादा बड़ा है। तो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में कहता है कि नेचर ज़्यादा बड़ा है ह्यूमन से, और नेचर, ह्यूमन को नेचर के आगे झुकना पड़ेगा। बट पॉसिबिलिज्म ये बताता है कि ह्यूमन ज़्यादा बड़ा है नेचर से, और नेचर को ह्यूमन के आगे झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है, न्यू डिटर्मिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिज्म। यानी कि ये थर्ड स्कूल ऑफ थॉट है जो ये कहता है कि ना इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म पे हमें जाना चाहिए, ना पॉसिबिलिज्म पे जाना चाहिए। यहाँ पर दोनों ज़रूरी हैं, ह्यूमन भी इम्पॉर्टेंट है, नेचर भी इम्पॉर्टेंट है। हम किसी एक को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते, हमें दोनों को बराबर बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। ये हमें बताते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। इसको इंट्रोड्यूस किया था एक जोग्राफर ने जिनका नाम है ग्रिफ टेलर। ग्रिफ टेलर ने हमें इंट्रोड्यूस किया कि हमें मध्यम मार्ग यानी कि मिडिल पाथ बताना चाहिए इन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं वो नेचर को कॉन्क्वर कर सकते हैं जब नेचर उनको अलाउ करेगा तब। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आप शहर में रह रहे हैं, ठीक है, जैसे आप माउंटेन पे मान लीजिए आपने घर बनाया, तो माउंटेन वहाँ पे अलाउ कर रहा है आपको तभी बना रहे हैं, नहीं तो आप नहीं बना सकते। कोई कई कई जोग्राफिकल प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आप डेजर्ट में क्रॉप नहीं उगा सकते चाहे जितनी भी आपकी टेक्नोलॉजी हो, तो वहाँ पे क्या है, नेचर आपको अलाउ ही नहीं कर रहा वो सब करने का, तो आप नहीं कर सकते। चाहे जितना आप ह्यूमन, चाहे जितने बड़े हो जाए, चाहे जितनी टेक्नोलॉजी ले आए, तो नहीं कर सकते ना। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि जहाँ पर नेचर अलाउ करता है आप वहाँ पे कर सकते हैं, नहीं करेगा तो आप नहीं कर सकते वहाँ पे। इसीलिए इसका नाम स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म पड़ा है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आप शहर में रहते हो तो आपने ट्रैफिक लाइट देखा होगा, तो रेड लाइट जब आती है उसका मतलब क्या होता है, रुक जाओ, यानी कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर ग्रीन लाइट आती, ग्रीन लाइट क्या बोलती है, जाओ, यानी कि आप जा सकते हो। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है नेचर को कॉन्क्वेयर कर सकता है, उसको ओबे करके। वो जब रेड सिग्नल अगर हमें नेचर देता है कि यहाँ पे आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे नेचर को रुकना पड़ेगा, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकता है। और जहाँ पर नेचर अलाउ करेगा, ग्रीन सिग्नल देगा कि नहीं यहाँ पे तुम चीज़ें बना सकते हो, तो वहाँ पे वो बनाएगा। जैसे भी हम
हमारा अरुणाचल प्रदेश में लिथियम का रिजर्व है, बट हम वहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज वहाँ की ज्योग्राफी हमें नहीं अलाउ करेगी, वहाँ का नेचर हमें नहीं अलाउ कर रहा है। मान लीजिए अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर दे, पूरा पहाड़ एकदम हमारे ऊपर गिर गया, तब नहीं कर सकते। तो जहाँ पे नेचर हमें अलाउ करेगा वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। इसे रिस्पॉन्ड करना होगा रेड सिग्नल में, फिर अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो हम प्रोसीड करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, यानी कि हमें लिमिट में जो भी चीज़ें करनी है लिमिट में करनी, ताकि हम डैमेज ना करें इन्वायरमेंट को, यानी कि हमारा बिना एक्सीडेंट के हम काम कर सकें। ठीक है, जैसे हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर के हमें अपना डेवलपमेंट ऐसा नहीं करना है कि हम नेचर को हार्म करें, हमें नेचर के साथ चलना है, नेचर से ऊपर नहीं, यानी कि साथ में दोनों को लेके चलना है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़े, लैंड डिग्रेड हो। ठीक है, तो आजकल ये सब ग्लोबल समिट्स क्यों हो रहे? अभी COP28 हुआ है, फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही? ताकि हम ये बता सकें कि हमें नेचर का यूज़ ऐसे करना है कि हम उसको हार्म ना करें, हमें दोनों के बीच में मध्यम मार्ग बना के चलना है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट थॉट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फिर अगर हम इसमें देखें तो इसमें हम ये देखते हैं, पहला है हमारा वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इसमें मेनली क्या आता है कि इसमें हम डिफरेंट टाइप के जो एस्पेक्ट्स हैं सोशल वेलबींग पे, उसमें मेनली हम ध्यान देते हैं। जैसे इसका नाम ही पता चला है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमंस के बारे में क्या क्या ज़रूरी है, जैसे कि हम सोशल कल्चर, सोशल बिहेवियर उसका हम पढ़ते हैं। इसमें हम हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब चीज़ों के बारे में देखते हैं। इसमें इसको हमने ज्योग्राफी को एज अ पेपर के रूप में, एज अ सब्जेक्ट के रूप में हमने इसको स्टूडेंट के लिए डाला है, बच्चों के लिए डाले हैं, ताकि वो इसको पढ़ें और उसमें ये देख सकें कि हमें ज्योग्राफी को किस तरीके से, ज्योग्राफी रिलेटेड है किस तरीके से पढ़ना है। तो इसमें हम वेलफेयर के रूप में एज अ ज्योग्राफी हम उसको यूज़ करेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी को हम एज अ वेलफेयर के रूप में लेंगे, ताकि हम ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, तभी तो हम जान रहे हैं ना कि हमें कैसे बिहेव करना है नेचर के साथ, कैसे हम कर सकते हैं ना, इसीलिए हमें ये सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा रहा है। पर यहाँ पे एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट आता है जिसको हम बोलते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। ये बताते हैं कि मेनली कि इसको स्टडी करने के बाद भी हम पॉवर्टी को कम नहीं कर पा रहे। ये रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी को आप डाल तो दिए, पर फिर भी हम पॉवर्टी को कम नहीं कर पा रहे हैं। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि पॉवर्टी क्यों होती है, कैसे हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, कैसे हम सोशल इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं, साथ ही साथ जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं डेवलपमेंट के लिए, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तभी तो ये सारी चीज़ें को आप जानेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे इसको कम कर सकते हैं हम, कैसे फ्यूचर के लिए इसको बचा के रख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तभी ना जान रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक हमारा आता है थर्ड, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। ये हाईलाइटेड नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट इसमें ये बताता है कि हम कैसे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, कैसे हम सोशल कैटेगरीज जो बेस्ड है हमारा एथनिसिटी पे, रेस पे, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे बिहेव करना है। जैसे हमारा जो रिलीजन है वो अलग है, किसी दूसरे का रिलीजन अलग है, हम जिस रेस से बिलोंग करते हैं वो दूसरे के अलग है, हमारा जो एथनिसिटी है वो अलग है। तो कैसे हम उसके एक्सपीरियंस को एम्फेसिस करें, कैसे हम समझें कि लोग कहाँ के लोग किस टाइप से रहते हैं, उनके साथ कैसा हमें बिहेव करना है। तो ये सारी चीज़ें हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जानते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समराइज़ करें तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा एक वेलफेयर के लिए हम पढ़ते हैं, उसमें साथ ही साथ हम ये जानते हैं कि ह्यूमन को क्या क्या नीड है, उसकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, जिसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट में कि पॉवर्टी, जो सोशल प्रॉब्लम्स है, सोशल इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, इन सब के बारे में हम कैसे उनको जान सकते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं, इसलिए हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। फिर अगर हम बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो ह्यूमन ज्योग्राफी में मेनली एम्फेसिस हम किस पे करते हैं कि लोगों के रिलीजन, रेस, एथनिसिटी से वो कैसे वो वेरी करते हैं, कैसे डिफरेंट है और उनको हम कैसे समझ सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। इसमें मेनली ये बताया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी कैसे धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, यानी कि सबसे ऐसा तो है नहीं कि जब ह्यूमन
स्टार्ट किया था ग्रो करना, तभी से उसने ह्यूमन ज्योग्राफी को पता चल गया कि नहीं ह्यूमन ज्योग्राफी हमें पढ़ना है? नहीं, धीरे धीरे उसको पता होगा। पहले हम लोग डिफरेंट सोसाइटीज़ के साथ बहुत कम इंटरेक्ट करते थे, जहाँ थे वहीं रहते थे, दूसरे लोकेशन पे जाते ही नहीं थे, तो इंटरेक्ट बहुत कम करते थे। हमारे पास नॉलेज भी बहुत कम थी, जब जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो कैसे नॉलेज आएगी? तो नॉलेज भी बहुत कम थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो ट्रैवलर्स थे, जो एक्सप्लोरर्स थे, वो धीरे धीरे जाने लगे अलग अलग जगहों में, वहाँ की जानकारी लेने लगे वहाँ की। फिर धीरे धीरे नेविगेशनल स्किल्स उस टाइम पे डेवलप नहीं थी, तो उस टाइम पे जो जैसे मान लीजिए ओशन के थ्रू हम कहीं जा रहे हैं तो हमें डर रहता था, टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं थी, बोट उतने अच्छे से हम नहीं बना पाते थे, तो डर रहता था कि हम वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। अगर हम मतलब लैंड रूट से जा रहे हैं तो माउंटेन्स रहते थे, रिवर्स रहते थे, उनको कैसे क्रॉस करना है, तो सारी चीज़ें पहले के ज़माने में कम रहती थी, तो हम नहीं जान पाते थे उतना। फिर पर धीरे धीरे जब 15th सेंचुरी आया, उसमें हमने देखा कि यूरोप में कई सारे एक्सप्लोरेशन डेवलप होने लगे, ठीक है। वो मिथ जो था पुराने टाइम में, उनको बहुत मिथ था कि यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, उसको सबने कम करके उसको हम बाहर निकलना शुरू किया, एक दूसरी जगह जाना शुरू किया कि वहाँ देखते हैं कि चलो वहाँ क्या है। इसी टाइम पे बोला नहीं जाता कि अमेरिका की खोज हुई, क्योंकि वो लोग वहीं रहते थे, वो बाहर नहीं जाते। तो जब 15th सेंचुरी में बाहर निकलना शुरू किया, तो उस टाइम अमेरिका की खोज हुई, इंडिया की खोज हुई, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम से शुरू हुई हमारा। फिर हमारा कॉलोनियल पीरियड आया, यानी कि जब यूरोपियंस के जो लोग हैं वो बाहर निकलने लगे, तो जहाँ वो जाते उसको अपनी कॉलोनी बना लेते, उस पर ऊपर कब्जा कर लेते। तो जब कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पे धीरे धीरे उनको और रिसोर्सेज के बारे में जानकारी हुई, और धीरे धीरे उनको पता चला। फिर इसी चीज़ में आपकी टेबल दी होगी बुक में, तो उसमें यही बताया गया कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हम लोग क्या करते थे। अगर उस पीरियड को अगर हम थोड़ा सा बताएं, जो टेबल आपके में दिया, तो उसमें ये पहले ये बताते हैं कि अर्ली कॉलोनियल पीरियड में हम जो है एक्सप्लोरेशन करने लगे थे, बाहर निकलने लगे थे, कि देखने लगे थे कि कहाँ पे कैसी क्या क्या चीज़ें हैं। फिर बाद के कॉलोनियल पीरियड में हमने एनालिसिस करने लगे कि कौन से रीजन में क्या क्या किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं। अर्थ के बारे में जानना शुरू कर दिया था हमने कि अर्थ हमारी कैसी, कहाँ पे ओशन है, कहाँ पे लैंड है, ठीक है। फिर 1930 के आसपास जब वॉर का पीरियड था, तब हम एरिया वाइज उसको डिफाइन करने लगे, ठीक है। ये रीज़न कैसे दूसरे रीज़न से अलग है, इसके बारे में हम जानने लगे। फिर धीरे धीरे 1950s से 1960s के टाइम पीरियड में हम स्पेशल चीज़ों के बारे में जानने लगे कि लॉ ऑफ फिज़िक्स क्या है, ह्यूमन फिनोमेना कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे हम ह्यूमन की डिफरेंट एक्टिविटीज़ एक दूसरे को इफ़ेक्ट करती हैं। फिर 1970s के टाइम पीरियड में हम देखते हैं कि हमारा जो स्कूल्स ऑफ थॉट, जो मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि ह्यूमनिस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, इन सब का इमर्जेंस हुआ, जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट सब्जेक्ट के रूप में उभर के आया, कि लोगों ने जानना शुरू किया कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी को जो है पढ़ सकते, उसके थ्रू हम कई सारी चीज़ों के बारे में जान सकते, समझ सकते, उनके लिए कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम भी उसी से पता कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे 1990s का टाइम आया। 1990s के टाइम में हमारा जो पोस्ट मॉडर्निज्म ऑफ ज्योग्राफी हुआ, यानी कि यहाँ पे हम मॉडर्न फेज़ में थे ज्योग्राफी के, जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में, ह्यूमन की कंडीशंस के बारे में पता करने लगे, अर्थ की कंडीशंस के बारे में पता करने लगे, और ये सारी चीज़ें हमने देखी, ठीक है। तो ये सब अगर आप टेबल पढ़ लेंगे उसमें, तो हमारा आपका बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि कौन सा पीरियड किससे रिलेटेड है। तो अगर आप CUET में डोमेन की तैयारी कर रही हैं, तो उसमें क्वेश्चन के रूप में MCQ के फॉर्म में आ सकता है। उसमें यही बताएगा कि जैसे मान लीजिए 2-4 ऑप्शन दे दिया कि 1970s 1990s किससे रिलेटेड, तो दो ऑप्शन कर देगा, मैच द फॉलोइंग के रूप में आपके लिए आ सकता है, ठीक है, MCQ के रूप में आ सकता है, तो आप उसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें हम देखते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, ज्योग्राफी से ही रिलेटेड नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर है। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब कि अदर सब्जेक्ट से भी ये मिला हुआ है, अदर सब्जेक्ट से मिला हुआ, अगर ये साइंस से मिला हुआ है, ये हिस्ट्री से मिला हुआ है, ये इकोनॉमिक्स से मिला हुआ है, ये सोशोलॉजी से मिला हुआ
है, ठीक है, ये पॉलिटी से मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें, ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है वो कई सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकल के आती हैं, ठीक है। इसमें हम इसके जो नॉलेज है इसको हम अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ मर्ज करके देखते हैं, तो उसमें हमें नई नई फील्ड्स डेवलप होती हैं। तो आज हम उसी फील्ड्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम पहला देखते हैं सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी गाइस नाम से पता चला सोशलॉजी से मिक्स होकर बना होगा, ठीक है। तो इसकी अगर हम सब फील्ड्स की बात करें कि इसमें हम क्या क्या चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, तो इसमें हम बिहेवियरल ज्योग्राफी पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी में हम पहला बिहेवियरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी ऑफ लीजर के बारे में पढ़ते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, जेंडर ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल और मेडिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं। फिर अगर हम देखें कि किस सोशल साइंस के किस सब्जेक्ट के साथ इसका रिलेशन है, जैसे सोशल ज्योग्राफी सोशोलॉजी के साथ मिक्स करके बना है, ठीक है। बिहेवियरल ज्योग्राफी आपका साइकोलॉजी के साथ ज्योग्राफी को मिक्स करके हमने बनाया है या मिक्स करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग को हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के साथ मिक्स किया है, मतलब सब मर्ज करके हमने बनाया है। फिर ज्योग्राफी ऑफ लीजर हम सोशोलॉजी के साथ पढ़ते हैं। कल्चरल ज्योग्राफी में एंथ्रोपोलॉजी के साथ ज्योग्राफी को मिक्स करके पढ़ते हैं। जेंडर ज्योग्राफी में हम सोशोलॉजी, एंथ्रोलॉजी, वुमेन स्टडीज़ इन सबको मिक्स करके हमें जेंडर ज्योग्राफी मिला। फिर हम हिस्टोरिकल ज्योग्राफी देखें तो ये हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी का कॉम्बिनेशन है। मेडिकल ज्योग्राफी एपिडेमोलॉजी के साथ कॉम्बिनेशन है। फिर हमारा दूसरी फील्ड है अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी किसके साथ कंबाइन की गई है, अर्बन स्टडीज़ एंड प्लानिंग के साथ। तो इसको कंबाइन करके हमारा ज्योग्राफी का नया डिसिप्लिन बना। फिर हमारा देखते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल साइंस के कॉम्बिनेशन के साथ है। फिर इसी में सब फील्ड्स की बात करें तो हमारा इलेक्टोरल ज्योग्राफी आता है, ये सेफोलॉजी के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। फिर मिलिट्री ज्योग्राफी, मिलिट्री साइंस के साथ हमने कॉम्बिनेशन करके देखा है। फिर नेक्स्ट है हमारा फील्ड जो ह्यूमन ज्योग्राफी की, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये किससे हमने मर्ज किया होगा, ये डेमोग्राफी से मर्ज किया, जिसमें पॉपुलेशन की बात करते हैं कि कहाँ पे कितनी पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो क्या है और उनकी एजुकेशन लिटरेसी रेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखते हैं, ठीक। फिर है हमारा नेक्स्ट फील्ड है सेटलमेंट ज्योग्राफी, किससे हमने मर्ज किया होगा, अर्बन एंड रूरल प्लानिंग से, जिसमें हम देखते हैं कहाँ पे किस तरीके सेटलमेंट बन रहे हैं, कहाँ पे ह्यूमन किस टाइप के घर में, कैसे इन्वायरमेंट में कहाँ रह रहा है। फिर हमारा लास्ट है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी हम किसके साथ कंबाइन किए होंगे, इकोनॉमिक्स के साथ। फिर इसी का हम सब फील्ड देखें तो ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स इकोनॉमिक्स के साथ मर्ज किया, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस के साथ, ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक्स के साथ, ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स के साथ, ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट के साथ, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल, यहाँ पे ट्रेड होगा बेटा, ट्रेड यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पे ट्रेड होगा, तो ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के साथ कंबाइन करके। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमने फील्ड और सब फील्ड देखा ह्यूमन ज्योग्राफी का। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ज्योग्राफी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें हम सब चीज़ों की हम स्टडी करती है, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर का है हमारा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम MCQ की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब ज्योग्राफी। पहला, एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरमेंट, सब्जेक्ट ऑफ डुअलिज्म, नॉट रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें सारों में पहले खुद से ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। कर लिया ट्राई? देखिए, इसमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करता है। अभी हमने देखा इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन की ज्योग्राफी कई सारे डिसिप्लिन से बना है ना, डिसिप्लिन में डिवाइडेड है कि नहीं वो। फिर हमने सेकंड ऑप्शन है स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरमेंट, यानी कि यही तो डेफिनेशन ही है, ह्यूमन ज्योग्राफी की यही डेफिनेशन ही है, तो ये तो डिस्क्राइब करेगा ये ज्योग्राफी। सब्जेक्ट टू डुअलिज्म, हाँ इसमें डुअलिज्म है, ज्योग्राफी डुअलिज्म में आता है। नॉट रेलिवेंट इन प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये गलत है स्टेटमेंट, क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है, ये अभी भी रेलिवेंट है, प्रेजेंट में भी रेलिवेंट है, ज्योग्राफी हमारा प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। इसमें बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा जोग्राफी के किससे हम जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। पहला है ट्रैवलर्स अकाउंट्स, दूसरा है ओल्ड मैप्स, तीसरा है सैम्पल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून, चौथा है एंशियंट एपिक्स। चलिए पहले आप पॉज करके ट्राई करिए, फिर हम बताते हैं। कर लिया? चलिए देखते हैं। पहला है ट्रैवलर्स अकाउंट। जो लोग एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं तो वो बताते हैं ना, उनके अकाउंट में, अपने अकाउंट में बताते हैं कि हम वहाँ गए, वहाँ पे ये देखा, वहाँ पे ये माउंटेन था, ये रिवर था। तो इससे हमें ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है। ओल्ड मैप, पुराने टाइम के अगर हम मैप देखें तो मैप में ज्योग्राफी की इन्फॉर्मेशन जाहिर सी बात है मिलेगी ही मिलेगी। फिर हम देखें एंशियंट एपिक्स, तो पुराने में जो काव्य हैं, महाकाव्य हैं, इनसे भी हमें पता चलता है कि ज्योग्राफी क्या थी, कौन कहाँ रह रहा था, किस लोकेशन पे रह रहा था, इनसे भी पता चलता है। बट सैम्पल्स ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द मून, इससे हमें ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता चलता है, ठीक है। और ना ही अभी तक हम रॉक का सैम्पल्स मून से ला पाए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो इससे हमें ज्योग्राफी के बारे में पता नहीं चलता है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल एंड द इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम पीपल और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला ह्यूमन इंटेलिजेंस, दूसरा पीपल्स परसेप्शन, तीसरा टेक्नोलॉजी, चौथा ह्यूमन ब्रदरहुड। तो पहले आप पॉज करके ट्राई करें, फिर हम बताते हैं। ट्राई कर लिया? चलिए, इसमें है ह्यूमन इंटेलिजेंस। मान लीजिए आपके पास इंटेलिजेंस है कि आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, बट आपके लिए, आपको वो करने के लिए इंस्ट्रूमेंट ना हो, टूल्स ना हो, तो आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पीपल्स परसेप्शन, पीपल का मानना है कि भाई इन्वायरमेंट ग्रेटर है, तो हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इंटरेक्शन ही नहीं कर सकते, तो परसेप्शन पे तो हम कोई काम होगा नहीं। फिर ह्यूमन ब्रदरहुड, भाईचारे का इन्वायरमेंट से क्या रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है। बट टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका यूज़ करके हम नेचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं और ख़ुद भी अपने उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन अप्रोच इन ह्यूमन ज्योग्राफी। इसमें कौन सा अप्रोच नहीं है? अभी मैंने बताया था ना टेबल, जो मैंने कहा था आप लोग अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, वही चीज़। पहला है एरियल डिफरेंशिएशन, दूसरा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, चौथा एक्सप्लोरेशनल डिस्क्रिप्शन। ट्राई करिए। कर लिया? चलिए हम बताते हैं। इसमें पूछा कौन सा ह्यूमन ज्योग्राफी का अप्रोच नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जब अर्ली कॉलोनियल पीरियड था तो उसमें क्या था, एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन उस टाइम पे चल रहा था, ठीक। फिर जब 1930s वॉर के पीरियड का टाइम है तो हमारा एरियल डिफरेंशिएशन का टाइम पीरियड उसमें चल रहा था, इसीलिए कहा था उसको याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर 1950s से 1960s के टाइम पे हमारा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। ये हमने पढ़ा था? कहीं नहीं पढ़ा था। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन एक अप्रोच नहीं है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू हम पूरा चैप्टर समझने के लिए। चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में क्या होता है, कई सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं बिकॉज ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर लगता है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये आपके CUET के लिए और बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।